जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा उसी दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। जिस दिन मैं सरफिरा हो जाऊंगा उसी दिन मैं फरिश्ता हो जाऊंगा। मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, मेरी टहनियों को काटने वालों सुनो, अगर मेरी जड़ जिंदा रहे तो मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। हेलो दोस्त, BLR क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज 2020 सीरीज का अगले पड़ाव में हम लोग बढ़ते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है? ऑर्गेनेशन, आर्गन, क्लोरीन या फिर जेनोन। निम्नलिखित में से कौन नोबेल गैस नहीं है? ऑर्गेनेशन, ऑर्गेन, आर्गन या फिर क्लोरीन या फिर जेनोन। इसका सही जवाब है क्लोरीन। क्लोरीन जो है हेलोजन ग्रुप का तत्व है, हेलोजन ग्रुप का तत्व है। और अगर जो हम बात की जाए नोबेल गैस का, तो नोबेल ग्रुप जो हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 18वें समूह का जो 18वां जो समूह है, वो नोबेल गैस का जो समूह में आता है। तो इसमें होते हैं हीलियम, ऑर्गन, जेनॉन, यही सब होते हैं, और जो कि इसका सही जवाब है क्लोरीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, सुल्तान इब्राहिम, इब्राहिम लोधी या फिर बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? इसका सही जवाब है बहलोल लोधी। बहलोल लोधी जो थे लोधी वंश के संस्थापक थे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के निर्माण के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। किस वैज्ञानिक ने यह सुझाव दिया कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्व के नाम के एक या दो अक्षरों से किया जा सकता है? बर्जीलियस, डाल्टन, लेबोजियर, डोबे, रेनर। इसका सही जवाब है बर्जीलियस। जो बर्जीलियस थे, इन्होंने ही कहा था कि जो तत्व का जो निर्माण करना है, उसके पहले के एक या दो अक्षरों से हम उनका निर्माण कर सकते हैं। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि चौथे नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? ध्वनि और प्रकाश तरंगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखते हैं कथन। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे होते हैं, दोनों अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं, एक अनुदैर्घ्य और दूसरा अनुप्रस्थ होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है एक अनुदैर्घ्य और दूसरा अनुप्रस्थ होता है। तो जो ध्वनि तरंगे होते हैं वो अनुदैर्घ्य होते हैं, और जो प्रकाश होते हैं वो अनुप्रस्थ तरंगे होते हैं। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग और प्रकाश जो होता है अनुप्रस्थ तरंग होता है। बढ़ते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन की ओर। कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदलती है? पोषण, संचालन, उत्सर्जन या फिर श्वसन। इसका सही जवाब है श्वसन। श्वसन जो है हमारे जीवन प्रक्रिया को रासायनिक ऊर्जा से उष्ण ऊर्जा में तब्दील करती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि छठे नंबर का क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू की गई थी? या फिर भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1941 ईस्वी में, 1942 ईस्वी में, 1943 ईस्वी में, 1944 ईस्वी में। इसका सही जवाब है 1942 ईस्वी में। जो भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत किया गया था 1942 ईस्वी में ही किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि 7वें नंबर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन सी भौतिक राशि भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? निम्न में से कौन सी भौतिक मात्रा किए गए कार्य की गति को मापती है? वेग, शक्ति, बल या फिर ऊर्जा। हमारे किए गए कार्य की गति को कौन मापता है? वेग, शक्ति, बल या फिर ऊर्जा। इसका सही जवाब है शक्ति। शक्ति जो है हमारे किए गए कार्य की गति को मापता है। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 8वें नंबर का प्रश्न है। अधातुओं में कौन सी धातु चमकदार होती है? अधातुओं में कौन सी धातु चमकदार होती है? क्लोरीन, नियोन, फ्लोरीन या फिर आयोडीन। इसका सही जवाब है आयोडीन। जो आयोडीन होता है अधातु होते हुए भी चमकदार होता है। और हम बताएं जो धातु होने का जो कैरेक्टर है, क्या क्या फॉलो करेगा तो वो धातु हो सकता है। धातु होने का कैरेक्टर है कि धातु होने के लिए धातु मेलिएबल भी होना चाहिए, और फिर डक्टाइल भी होना चाहिए, सोनोरस भी होना चाहिए, और फिर उसमें शाइनिंग की भी जो प्रकृति होनी चाहिए, और फिर उसमें कंडक्टिविटी भी होनी चाहिए। तब हम इसको इन सारे को धातु में होना समझा जाएंगे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 9वें नंबर का क्वेश्चन है।
प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करती है? प्रकाश सबसे अधिक गति से किसमें यात्रा करती है? पानी में, निर्वात में, वायु में या फिर कांच में? सबसे अधिक गति से प्रकाश किस चीज में यात्रा करती है? इसका सही जवाब है निर्वात में। निर्वात में। अगर जो ध्वनि की बात करें तो ध्वनि प्रकाश के बिल्कुल ही विपरीत कार्य करती है। अगर जो ध्वनि के बारे में बात करें तो ध्वनि जो होता है निर्वात में बिल्कुल ही ध्वनि जो होता है निर्वात में बिल्कुल भी गति नहीं करती है, ट्रेवलिंग नहीं करती है। और जो सॉलिड में बिल्कुल ही स्पीड गति से वो बिल्कुल उसका जो गति होता है बिल्कुल ही स्पीड हो जाता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ध्वनि बिल्कुल ही अगेंस्ट में काम करती है। बढ़ते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका पाया जाता है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा? निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका पाया जाता है? कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, एरेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा? इसका सही जवाब है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा में सबसे कठोर कोशिका पाया जाता है। मंदन क्या होता है? मंदन क्या है? अपरिवर्तनशील त्वरण, धनात्मक त्वरण, चर त्वरण या फिर ऋणात्मक त्वरण? इसका सही जवाब है ऋणात्मक त्वरण। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेते हैं। मंदन क्या होता है? तो मंदन क्या होता है? ऋणात्मक त्वरण होता है। मंदन ऋणात्मक त्वरण होता है। मंदन के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जो समय के साथ किसी वस्तु का वेग घटता है, समय के साथ अगर किसी वस्तु के वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक होता है, इससे मंदन भी कहा जाता है। 12वें नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। संतृप्त कार्बन को क्या कहा जाता है? संतृप्त कार्बन को क्या कहा जाता है? एल्केन, एल्केन या फिर समस्थानिक या फिर एल्काइन या फिर एल्केन? इसका सही जवाब है एल्केन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसे हम एल्केन कह सकते हैं। अब एल्केन का जो समान सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। CnH2n+2। और अगर जो हम अल्केन के एक अणु में एक ही कार्बन होती है, अल्केन के एक अणु में एक ही कार्बन होती है। अगर जो एल्केन का अगर जो समान सूत्र के बारे में बात किया जाए तो उसका CH4 होता है, CH4। और समस्थानिक के बारे में बात किया जाए तो जो समस्थानिक होता है, समस्थानिक एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु परमाणु भार अलग अलग होती है। और ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं कि प्रत्येक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान होती है जबकि न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। वो समस्थानिक हम इसे ही कह सकते हैं। इसका सही जवाब था एल्केन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 13वें नंबर का क्वेश्चन है। जिंक धातु किस रंग का होता है? पीले रंग का या फिर ग्रे रंग का या फिर लाल रंग का या फिर हरे रंग का? तो जो जिंक धातु है इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वो ग्रे रंग का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में स्थित है? फूलों की वादी राष्ट्रीय पार्क एक भारतीय पार्क है जो पश्चिम हिमालय में स्थित है। वह किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम या फिर जम्मू कश्मीर? इसका सही जवाब है उत्तराखंड। जो फूलों की वादी जो राष्ट्रीय पार्क है वो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 15वें नंबर का क्वेश्चन होगा। इनमें से कौन सा सेब की मात्रा विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में उत्पादन में काफी वृद्धि का उल्लेख करता है? श्वेत क्रांति या फिर हरित क्रांति, गुलाबी क्रांति या फिर लाल क्रांति? किस क्रांति से संबंधित यह जो सेब की जो फसल होती है या फिर उत्पादन होती है यहाँ काफी वृद्धि का उल्लेख करता है? इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति से जो संबंधित है, इसमें जो सेब की जो फसल होती है, उत्पादन जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। अगर जो हम श्वेत क्रांति के बारे में बात करते हैं तो श्वेत क्रांति जो होता है दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है या फिर इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। इसे ऑपरेशन फ्लड भी हम कह सकते हैं, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। अगर आते हैं हरित क्रांति की ओर, तो हरित क्रांति से क्या संबंधित है? हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति कृषि उत्पादन से संबंधित है, जो कि कृषि उत्पादन में वृद्धि, जिसमें बीज या फिर रासायनिक उर्वरक और जो कृषि तकनीक पर विशेष बल दिया गया है,
बढ़ते हैं गुलाबी क्रांति की ओर। जो गुलाबी क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? जो गुलाबी क्रांति है वो खासकर झींगा मछली से संबंधित है। और लाल क्रांति है, लाल क्रांति किससे संबंधित है? जो लाल क्रांति जो संबंधित है वो टमाटर, खास करके टमाटर या फिर मांस से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 16वें नंबर का क्वेश्चन है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? 40 परमाणु होते हैं, 20 परमाणु होते हैं, 23 परमाणु होते हैं या फिर 30 परमाणु होते हैं? इसका सही जवाब है 40 परमाणु। ये सब पीरियोडिक टेबल की चीजें हैं जो कि आपको याद रखना होगा। चलते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की ओर, जो कि इस प्रकार है। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली जो भारतीय महिला कौन है? 4 बार, गजब है यार, 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली भारतीय महिला का नाम क्या है? अंशु जमसेंपा, सुहेल शर्मा, मधुसूदन पाटीदार या फिर दीपिका राठौर? क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं क्योंकि ये ज्यादा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 4 बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले भारतीय महिला कौन है? अंशु जमसेंपा, सुहेल शर्मा, मधुसूदन पाटीदार या फिर दीपिका राठौर? इसका सही जवाब है अंशु जमसेंपा। इनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, इनका बायोग्राफी क्या है। अंशु जमसेंपा यह एक भारतीय पर्वतारोही हैं जिन्होंने एक ही सीजन में 2 बार केवल 4 दिन में ही चढ़ाई करने वाली ये महिला है। ऐसा करने वाला यह विश्व की इकलौती महिला है जो कि भारत के अरुणाचल प्रदेश से आती है। वाह, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और हेड्स ऑफ है यार, जो हिंदुस्तान की जो लेडी है ना, ये सलाम है मेरा उनका। जो अदर कंट्री की जो महिला सोच भी नहीं सकती हो, वो भारत की जो महिला है लेडी हो करके दिखाती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 18वें नंबर का क्वेश्चन है। किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की जिसे उसने दौलताबाद नाम दिया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन कासिम, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने ही अपनी राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और उसका नाम दौलताबाद दिया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 19वें नंबर का क्वेश्चन होगा। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं 19वें नंबर का क्वेश्चन। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, 4 प्रकार के, 3 प्रकार के या फिर 1 प्रकार के? विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? तो विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन विखंडन होते हैं देखते हैं। विखंडन 2 प्रकार के होते हैं, जो कि पहला विखंडन जो द्विविखंडन होता है, और दूसरा विखंडन जिसे हम बहुविखंडन कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए, इन सारे क्वेश्चनों में जो भी हम क्वेश्चन ला रहे हैं, जो लगातार सीरीज आ रहा है, उनसे जितने भी सारे एक क्वेश्चन में जितने भी सारे क्वेश्चन बन सकते हैं हम बनाते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि 20वें नंबर का क्वेश्चन है। धातु के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फिर फॉयल बनाए जाते हैं? धातु के किस गुण के कारण उनके पत्तर या फिर फॉयल बनाए जाते हैं? अभी ये क्वेश्चन ऊपर में ही रिपीट हुआ है, आपने देखा होगा। तो ये जो आघातवर्धनीयता या फिर प्रतिध्वनियात्मकता या फिर चालकता या फिर तन्यता, इसका सही जवाब है आघातवर्धनीयता के कारण हम किसी भी पत्थर को पीट के फॉइल के रूप में तब्दील कर सकते हैं या फिर शीट के रूप में तब्दील कर सकते हैं। यही इसका सही जवाब हो जाएगा। तो आज के लिए बस यह लास्ट क्वेश्चन है, फिर मुलाकात होगी अगले सेट में। धन्यवाद। जय हिंद।